हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन ऑफिशियली फिजिक्स। आई एम सुमित और हम लोग साथ में रिवीजन स्लैश क्रैश कोर्स कर रहे हैं फिजिक्स का। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अभी चल रहा था साउंड वेव्स। अब आज हम साउंड वेव्स में आगे चलते हुए पिछले में तो हमने बेसिकली साउंड वेव की वेलोसिटी क्या होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ देखी। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि भाई साउंड वेव प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो वो कैसे मूव करती है और कैसे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी साउंड निकलती है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। भाई देखिए, साउंड वेव में जब हम पढ़ते हैं, जब आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे जैसे कि फ्लूट में क्या होता है, दोनों एंड ओपन रहते हैं। ठीक है, तो ये फ्लूट जो है वो ओपन ऑर्गन पाइप बोलते हैं हम उसको। ठीक है, आपने देखी होगी एक इंस्ट्रूमेंट शहनाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लैरिनेट। क्लैरिनेट में क्या होता है, एक एंड ही ओपन रहता है, दूसरा एंड क्लोज रहता है। तो क्लैरिनेट या शहनाई को बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। भाई ऑर्गन पाइप तो ऐसे नॉर्मल किसी भी पाइप को नाम दे सकते हो। तो ओपन ऑर्गन पाइप क्या होगा, जहाँ दोनों एंड ओपन है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्या होगा, जहाँ पर दोनों एंड क्लोज्ड हैं। तो मैं आपको एक ऑर्गन पाइप का थोड़ा सा वो बताता हूँ इंट्रोडक्शन, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बने, तो क्या होगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, आपने यहाँ से कुछ वेव थी तो वो क्लोज्ड एंड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, फिर वो क्या होगा, फिर ओपन एंड से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, फिर क्लोज एंड से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, फिर ओपन एंड से रिफ्लेक्ट होगी। तो ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, दो से ज़्यादा वेव्स कई बार इंटरफियर करती हैं, कई बार क्या करती ही हैं, इंटरफेरेंस क्या होता है ये हम देख चुके हैं। दो से ज़्यादा वेव्स इंटरफेरेंस करती हैं। तो जब ये इंटरफेरेंस होता है साउंड वेव्स का, ठीक है, जो ये इंटरफेरेंस होता है साउंड वेव्स का, अगर मैं एक ऐसी कंडीशन निकालना चाहूँ कि भाई जो क्लोज ऑर्गन पाइप है उसमें स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो जाए। आप बोलोगे क्यों निकालना है ऐसी कंडीशन। देखिए, ऐसी कंडीशन क्यों निकालना है, क्या करना है, वो इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो हम शहनाई बजाते हैं या फिर हम फ्लूट बजाते हैं, जो ओपन ऑर्गन पाइप है, शहनाई जो क्लोज ऑर्गन पाइप है, जो हम बजाते हैं, तो हम चाहते हैं उससे मधुर आवाज़ निकले, अच्छी आवाज़ निकले, स्वीट आवाज़ निकले। तो वो आवाज़ क्या होता है, कुछ नहीं, वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं। तो हम चाहते हैं साउंड वेव्स अच्छी निकले। तो भाई साउंड वेव्स की अच्छी क्वालिटी निकलने के लिए हम ऐसा चाहते हैं कि स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो। क्यों चाहते हैं, वो काफ़ी डिटेल की बात है, जब आप कभी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया है कि क्यों हम ऐसा चाहते हैं। तो जो कंडीशन होती है जब हम पूरा सॉल्व करते हैं, ये कंडीशन बहुत इजी है, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। कैसे निकालते हैं, आप नॉर्मल इंटरफेरेंस की इक्वेशन लिखते हो। ठीक है, एक बार आप नॉर्मल इंटरफेरेंस की इक्वेशन लिखते हो और आपको मालूम है भाई कि क्या बोलते हैं, आपको मालूम है कि जो स्टैंडिंग वेव है वो कब फॉर्म होती है, जब नोड हो, एक एंड पे दोनों एंड पे नोड बन जाए। तो ये सारी जब आप कंडीशन लगाते हो तो, और जो फिर फाइनली आपके पास इक्वेशन आती है, उसमें आप थोड़ा सा उसको रीअरेंज करोगे तो जो आपको लेंथ के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कैसे करना, पूरा सॉल्व करके मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्रैश कोर्स है, हमें थोड़ा जल्दी करना, रिवीजन है, हमको जल्दी रिवाइज करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कैसे करना है। फाइनली मेन ये कभी आपको एग्जाम में नहीं आएगा कि एक क्वेश्चन अराइव करो, हमेशा इस इक्वेशन का आपको एप्लीकेशन होगा। जो इक्वेशन का कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पर डेरिवेशन से कुछ होगा, जैसे लास्ट वीडियो में वो कुछ डेरिवेशन से मैंने आपको बताया था कि कैसे वो इक्वेट करते हैं, कैसे कंडीशन सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि वो शायद क्वेश्चन में पूछ सकते थे कहीं ना कहीं, या किसी क्वेश्चन में उस टाइप का सॉल्व करना पड़ सकता था, इसलिए बता दिया। इसके डेरिवेशन का कहीं आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये दोनों आप इक्वेशन याद रखिए। लेंथ जो होती है क्लोज ऑर्गन पाइप में, अगर वो लेंथ 2n+1 इंटू λ/4 है, यहाँ पर n0 1 2 3 है, तो दिस इज कंडीशन फॉर स्टैंडिंग वेव। n की वैल्यू आप 1 रख दीजिए। तो अगर आपने जो आपका क्लैरिनेट है या जो शहनाई है उसकी लेंथ आपने रखी है 3 λ/4, तो इसका मतलब है उसमें स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो जो इक्वेशन आएगी 5 λ/4 अगर लेंथ है, तो इसका मतलब है उसमें एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो जाएगी। अब आपके पास लेंथ है, ठीक है, तो लैम्डा है आपके पास, तो आप उससे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। जब आप उससे ये सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट करोगे तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी, फ्रीक्वेंसी की जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी 2n+1 v/4l। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखनी है। दिस इज, ये किस चीज़ की कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर स्टैंडिंग वेव इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, एन की वैल्यू 0 रखोगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी, जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है वो फंडामेंटल होती है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। एन की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट ओवरटोन होगा। ठीक है, एन की वैल्यू 2 रखोगे तो सेकेंड ओवरटोन होगा। अगर एन की वैल्यू 1 रखी, एन की वैल्यू 0 रखी, तो क्या होगा, जो स्टैंडिंग वेव तो फॉर्म हो रही है वो कैसे होगी, ये स्टैंडिंग एक ही वेव फॉर्म होगी, एक ही नोट फॉर्म होगा। एन की वैल्यू 1 रखी तो फर्स्ट ओवरटोन है, इस केस में एक नोड फॉर्म होगा और एक एंटी नोड फॉर्म होगा।
ये नोड फॉर्म हुआ और एंटी नोड मैक्सिमम वाला हुआ। अब n की वैल्यू 2 रखी, मतलब 2 नोड फॉर्म हुए, ठीक है, 2 नोड फॉर्म हुए और 2 नोड फॉर्म हुए और 2 ही एंटी नोड भी फॉर्म हुए। लेंथ यहीं पर आके रुक जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 नोड फॉर्म होंगे, 2 एंटी नोड फॉर्म होंगे। n की वैल्यू 3 रखोगे तो थर्ड ओवरटोन बोलेंगे उसको, उसमें 3 नोड और 3 एंटी नोड फॉर्म होंगे। ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप क्या होता है, फ्लूट। तो जिस तरह हमने भाई क्लोज ऑर्गन पाइप में देखा था, उसी तरह ओपन ऑर्गन पाइप में भी, ठीक है, जो लेंथ होती है दैट शुड बी n λ/2, या फिर जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट शुड बी NV/12। अगर nth ओवरटोन है, मतलब मान लीजिए n की वैल्यू 3 है, तो मतलब अगर थर्ड ओवरटोन है तो 3 + 1 मतलब 4 एंटी नोड बनेंगे इस केस में। फोर्थ ओवरटोन है तो 5 एंटी नोड बनेंगे। ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है, सारे ओवरटोन हार्मोनिक और फंडामेंटल होते हैं, मतलब फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है उसी के वो होते हैं, उसी के फैक्टर्स होते हैं, उसी के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो कोई भी मिसिंग नहीं होता हार्मोनिक, इसलिए इसकी क्वालिटी बेटर होती है। आप बोलोगे ये तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आया कि भाई ये तो चलो ठीक है उसके मल्टीपल होते हैं, ये सब तो आपने बता दिया, ये तो क्लियरली इस इक्वेशन से भी हमको समझ में आ रहा है कि भाई इसी के मल्टीपल हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। अब इसमें क्या होता था, इसमें 2n + 1 था, तो एक आ गया 3, उसके बाद अगला सीधे आता था 5, 4 वाला कोई सीन ही नहीं था, तो बीच के मल्टीपल्स मिसिंग हो जाते थे। तो इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें तो सिर्फ n है, तो 1 2 3 4 5 सारे हैं। तो ये तो सीधी बात है कि सारे जो ओवरटोन होते हैं वो हार्मोनिक होते हैं, कोई भी मिसिंग नहीं होता है, ये बात भी ठीक है। तो क्वालिटी बेटर होती है इससे। कैसे आया, डिटेल में जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, अभी इतना जानना जरूरी था, क्वालिटी बेटर होती है, ठीक है। हालांकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते, जो मेन क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से वो होता है डॉपलर इफेक्ट, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, इस एक छोटे से टॉपिक बीट्स के बाद। बीट्स क्या होती हैं, आपने सुना होगा म्यूज़िक में, बीट्स दो बीट्स दो बीट्स, मतलब बीट्स आ रही हैं तो गाना चालू करते हैं, कुछ नहीं होता है। अगर फिजिक्स के टर्म्स में सोचा जाए तो बीट्स राइजेस व्हेन 2 वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग होती है और एम्पलीट्यूड कंपेरेबल होते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड सेम टाइप ही होते हैं, तो एम्पलीट्यूड सेम हो, फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत अलग है, जब उनको सुपर इम्पोज करते हो तो बीट बनती है, ठीक है। तो बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो 2 वेव है उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस f1 - f2, ठीक है, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ω1 - ω2, तो ये होती है बीट्स। तो ठीक है, बीट्स आपने पढ़ लिया। मेन टॉपिक आज का हमारा था डॉपलर इफेक्ट, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी हम देखते हैं कि भाई डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। देखिए क्या होता है, कई बार जब आप किसी को आवाज़ लगाते हो तो आपकी आवाज़ उस तक नॉर्मली पहुंचती है, लेकिन मान लीजिए आप आवाज़ लगा रहे हो, वो किसी गाड़ी में बैठा है, वो दूर जा रहा है, तो जो आपकी आवाज़ है जो या फिर जो आपकी वॉइस है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो जो चेंज फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। आपने नोटिस करा होगा ये, जब आप कहीं दूर जा रहे रहते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है, या फिर आप जब पास आते हो और मैं यहाँ से मैं बोल रहा हूँ और आप पास आते हो तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर आप फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हो या फिर लैपटॉप में देख रहे हो तो आप ऐसा करिए, अगर फ़ोन को वहीं रखिए, स्पीकर पे वॉइस लगाइए और चलने दीजिए, और फिर आप दूर जाइए थोड़े तेज़ी से, तो आप देखोगे और मेरी वॉइस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, तो आप देखोगे कि मेरी वॉइस की फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज हो रही है, मतलब जो नॉर्मल बैठे बैठे आ रही थी वैसी नहीं लग रही है, कुछ चेंज आपको समझ में आएगा। पास आओगे तो भी आपको कुछ चेंज समझ में आएगा, ठीक है। तो ये होता है बिकॉज ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली जब आप गाड़ी वाड़ी में जाओगे तो आपको ऐसा क्लियरली समझ में आएगा, वैसे आपको आ जाना चाहिए समझ में। अगर आप थोड़े जल्दी करोगे ये सारा मतलब प्रोसेस, थोड़े जल्दी अपना सर दूर ले जाओगे, थोड़े जल्दी पास आओगे, तो ये आपको डॉपलर इफेक्ट क्या होता है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, वो भी आपको मालूम चल गया। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर लेते हैं, जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, जो नई फ्रीक्वेंसी हमको सुनाई देती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो मान लीजिए ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आपकी ν0 है, ν0 है, ये क्या आपको ओरिजिनल, O फॉर ओरिजिनल, ठीक है, ν0 है। अब 2 लोग हैं, आप बैठे हो उधर इस बस में, ठीक है, आपकी दोस्त बैठी है इस बस में, तो क्या हो रहा है, आप बैठे हो इस बस में, आपकी दोस्त बैठी है इस बस में, आप यहाँ से आवाज़ देना चालू करते हो, ठीक है, ये दोनों अभी रेस्ट पे है तो उसको क्लियरली सुनाई दे रही है। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी आवाज़ की वो होगी जो आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ν0, वही यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है, जो आपने बोला उसको वहीं पहुँचा। अब क्या हुआ, अब थोड़ी देर बाद की बात करते हैं। अब क्या हुआ, अब आप मूव करने लगे हो, ठीक है, आप मूव करने लगे हो आगे की साइड,
आप सोर्स हो, आप बोल रहे हो तो आप सोर्स हो, तो आपकी वेलोसिटी में बोल रहा हूँ वी एस है, ठीक है, यू एस मान लीजिए, या फिर वी एस या यू एस कुछ भी मान लीजिए, यहाँ यू एस है इसलिए यू एस ले रहे हैं। तो ये आपकी वेलोसिटी है, सोर्स की वेलोसिटी है, आप आगे की साइड मूव कर रहे हो, ठीक है। तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन होती है उसके अनुसार जो यहाँ तक फ्रीक्वेंसी पहुँचेगी वो कुछ और पहुँचेगी। मान लीजिए आप न्यू नॉट से बोल रहे हो, यहाँ तक जो फ्रीक्वेंसी पहुँची वो न्यू डैश पहुँचेगी, ठीक है, कुछ चेंज हो गई है। तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ गिवन बाय वी प्लस यू ओ अपॉन वी माइनस यू एस इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। देखिए तो ये क्या होता है मालूम है, ये क्या होता है मालूम है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। वी होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है, क्या होती है, अंडर रूट गामा पी बाय रो, जो आपको पता रहेगा। यू ज़ीरो या फिर यू नॉट होता है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, ऑब्जर्वर की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। आप बोलोगे विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम क्या होता है, अभी थोड़ा थम जाओ, अभी आप समझ लो, बट विथ स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। हम अर्थ पे रहते हैं, हमारा मीडियम रेस्ट है, तो आप अभी इतना समझो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। और यूएस होता है स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, एस मतलब सोर्स, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब देखिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ डायरेक्शन होती है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें आप जो वेलोसिटीज़ रखोगे वो विथ रिस्पेक्ट टू साइन रखोगे, ठीक है। ये वेलोसिटीज़ आप विथ रिस्पेक्ट टू साइन रखोगे। साइन क्या होगा, अगर ऑब्जर्वर और जो सोर्स है वो एक दूसरे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, आप इसकी तरफ मूव कर रहे हो, ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है। तो अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ, ऑब्जर्वर की कुछ वेलोसिटी है और वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ऑब्जर्वर सोर्स से अवे मूव कर रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह अगर सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है वो पॉजिटिव रखोगे, मतलब v माइनस यू एस ही रहेगा। और अगर सोर्स ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है तो जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स रखोगे आप नेगेटिव रखोगे, तो v माइनस, और जो नेगेटिव में आएगी तो ये नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये कॉमन इक्वेशन है, इसके लिए आपको अलग अलग केसेस याद करने की जरूरत नहीं है कि एक बार सोर्स अवे सोर्स वो, इस इक्वेशन को याद रखिए और इसमें आप साइन कन्वेंशन याद रख लीजिए, तो आपको एक ही इक्वेशन से सारे काम हो जा रहे हैं। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो तो वही रहेगी, ठीक है। यू नॉट क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, पॉजिटिव होगी अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव होगी अगर ऑब्जर्वर सोर्स से अवे मूव कर रहा है। इसी तरह यू एस है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, पॉजिटिव होगी अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव होगी अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। लैम्डा क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, भाई वेलोसिटी इनटू टाइम होता है लैम्डा, ये क्या हो गया 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, तो जो लैम्डा डैश होगा नई वेवलेंथ होगी, दैट विल बी वेलोसिटी अपॉन जो नई फ्रीक्वेंसी है, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। क्या होता है डॉपलर इफेक्ट में, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, एक नई फ्रीक्वेंसी मिलती है बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर या फिर दोनों के मोशन के कारण, और जो नई फ्रीक्वेंसी होती है उसकी इक्वेशन भी हमने देख ली है। अब एक आखिरी चीज़ बची है कि मैंने बोला था यू नॉट होता है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम और यू एस होता है स्पीड ऑफ सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। मान लो आप कहीं ऐसी जगह पर हो, स्पेस में हो या कहीं पर भी हो, ठीक है, ये आप बहुत बड़े से एक जगह पे हो, है ना, ये आप हो, पर्पल आप हो, और ये जो ब्लू कलर से बनाया है ये कोई और है। आपने बोलना चालू करा तो आप हो गए सोर्स, ये बंदा हो गया ऑब्जर्वर, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ सोर्स और ऑब्जर्वर के टर्म्स में बोलूँगा। और आप स्पेस में हो तो स्पेस में तो देखो कुछ मीडियम है नहीं, तो जिस बॉक्स में आप हो या जिस कहीं भी आप हो वहाँ पर कुछ बहुत लंबा है, ये कुछ मीडियम है, भाई कुछ तो होगा ना, हवा पानी कुछ तो होगा, कहीं तो होगे, सांस कैसे ले रहे हो, हवा है, कोई भी मीडियम है। अब अगर ये मीडियम भी मूव कर रहा है, ठीक है, कई बार होता है कि मीडियम भी मूव कर सकता है, वो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन रहेगा, या फिर जब आप क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे, ऑल्दो ऐसे क्वेश्चन आने नहीं चाहिए, आते हैं तो भी आप समझ जाओगे, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होती है वो विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम होती है, ठीक है। मीडियम मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और जो ऑब्जर्वर है ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है,
और जो आपका ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, तो भाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ मीडियम, 15 माइनस 10 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किस डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में। वो तो हमने विद साउंड, हमने तो ये सारी चीज़ें तो हम रिलेटिव मोशन में मास्टरी कर चुके हैं ये सारी चीज़ों की। तो ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट अप्लाई कैसे करते हैं ये भी क्लियर हो गया, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट साउंड वेव्स। ठीक है, तो हमने बेसिकली मैकेनिकल वेव्स से अब डील कर लिया है। हमने मैकेनिकल वेव्स में ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों जो हमारे स्कोप में थे, जितना हमें पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने काफ़ी अच्छे से समझते हुए भी गए हैं। ठीक है, अब रही बात नॉन मैकेनिकल वेव्स की, तो उसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टॉपिक में, ईएम वेव्स के टॉपिक में, जो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ये पता चल जाएगा। उसके बाद हम ईएम वेव्स पढ़ेंगे। तो अभी हमारे स्कोप में इतना ही था कि फ़िलहाल हम इतना पढ़ लें कि ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के कारण क्या होता है, वो कैसे बनती हैं, क्या इक्वेशन होती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी थी, वो हमने पढ़ ली। रही बात नॉन मैकेनिकल वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लाइट वेव्स के बारे में हम थोड़े बाद में डिस्कस करेंगे। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमारा वेव्स का टॉपिक खत्म हो गया है। तो आई वुड एक्सपेक्ट, चूँकि टॉपिक खत्म हो गया है तो आप साथ में क्वेश्चंस करते जा रहे हो। अगर आप रिवीजन के लिए देख रहे हो तो इट्स वेरी गुड। अगर आप इसको क्रैश कोर्स की तरह देख रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा कि हर टॉपिक खत्म होने के बाद बिफोर यू स्टार्ट द न्यू टॉपिक आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस चालू कर दो। एटलीस्ट आप फ्लो में आ जाओ कि आपने जैसे एक वीडियो देखा, 3 वीडियो देखे आज, ठीक है, तो आप क्वेश्चन आज से ही चालू कर दो। आप उसको क्वेश्चंस लगा लो, कुछ नहीं, ज़्यादा भी नहीं, तो कम से कम एक एक टॉपिक के एक वीडियो से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़े उसके 5-5 क्वेश्चन लगा लो। तो भाई आपने 3-4 वीडियो देखे, मान लीजिए उन 4 वीडियो में हमने कितने 6 टॉपिक कवर करे। ठीक है, तो भाई आप एक एक टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन लगा लो, 30 क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई लगा लीजिए, बहुत सीधे एडवांस लेवल पे लगा लिए, एक थोड़ा इजी टॉप क्वेश्चन लगा लिया, एक वो कर लिया। ऑल्दो लगाना तो प्रैक्टिस तो आपको बहुत करनी है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर तो पूरा लगाना है, लेकिन थोड़ा लगाते जाइए। अगर थोड़ी जल्दबाजी में तो कुछ ना कुछ तो आपको अंदर चले जाएगा और अच्छे से समझ में आती जाएंगी चीज़ें, एप्लीकेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो आई ऑलवेज से प्रैक्टिस तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि इसके पहले आप कोई नया टॉपिक चालू करो या कुछ करो। अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो तो आप